हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2024 में वार्षिक परीक्षा दे रहे हो, कक्षा 9 के विद्यार्थी हो, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप देखोगे सामाजिक विज्ञान का पेपर वार्षिक परीक्षा में कैसा आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 फरवरी 2024 से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 से कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी और उससे पहले ही आपकी वार्षिक परीक्षा होनी है। इसलिए आपको बेहतर तैयारी करनी है वार्षिक परीक्षा की, और आपको मैं कई मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान के हिंदी विषय के प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेना, अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कुछ सामान्य से निर्देश हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, अर्थात आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। यानी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ में क्या है, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR सीट में फिल करना होगा। तो यदि आपकी राइटिंग गड़बड़ है यानी अच्छी नहीं है, तो आप जब 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर OMR सीट में बिल्कुल सही तरीके से और सही उत्तर भर देंगे तो आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपको प्रत्येक विषय में बहुविकल्पी प्रश्नों को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये आपका अच्छा स्कोर करा सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे 50 अंक के, इसमें यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपने कॉपी अच्छे तरीके से नहीं लिखा है, अच्छी और सुंदर कॉपी नहीं लिखी है, तो नंबर कट सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, OMR सेट वाले प्रश्नों में ऐसा नहीं होगा। चलिए, खंड बा में 50 अंकों के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र दोनों का मानचित्र भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक भी उनके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय सभा ने संविधान का मसौदा कब पूरा किया? पहला है विकल्प 1781 में, दूसरा है 1791 में, तीसरा विकल्प है 1799 में, चौथा है 1790 में। राष्ट्रीय सभा के द्वारा संविधान सभा का मसौदा 1791 ईस्वी में पूरा किया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था? पहला है विकल्प, वह जिसने लड़ाई में भाग लिया था, दूसरा वह जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था, तीसरा वह जिसे वोट देने का अधिकार था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था? वह व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार था। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? पहला है विकल्प रूसो, दूसरा विकल्प है कार्ल मार्क्स, तीसरा है मॉन्टेस्क्यू, चौथा है जॉन लॉक। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक है मॉन्टेस्क्यू। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, चीन भारत से क्षेत्रफल में कितना बड़ा है। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 4 गुना, दूसरा 7 गुना, तीसरा 3 गुना, चौथा विकल्प 12 गुना। तो आप सभी जानते हैं कि चीन भारत से क्षेत्रफल में कितने गुना, 3 गुना बड़ा है। यानी चीन भारत से 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। विकल्प पहला बांग्लादेश और म्यांमार, दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीसरा विकल्प है श्रीलंका और पाकिस्तान, चौथा विकल्प है मालदीव और श्रीलंका। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, भारत के, आपको क्या बताना है, भारत के, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत के दक्षिण के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। उत्तर हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, पहला है विकल्प मिजोरम, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है त्रिपुरा, चौथा विकल्प है गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। प्रश्न संख्या 7 है, फ्रांसीसी समाजवादी था, कौन था। कार्ल मार्क्स था, रॉबर्ट ओवन या लुईस ब्लॉक या फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी समाजवादी कौन था, उत्तर हो जाएगा लुईस ब्लॉक। प्रश्न संख्या 8 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 में है, ग्रीन्स किन्हें कहा जाता था। पहला है विकल्प समाजवादी क्रांतिकारी को, दूसरा विकल्प है प्रोफेसर जारिस्टस को, तीसरा विकल्प है बोल्शेविकों को, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन्स किन्हें कहा जाता था, इसका उत्तर हो जाएगा जो समाजवादी क्रांतिकारी थे उन्हें क्या कहते थे, ग्रीन्स कहते थे। प्रश्न संख्या 9 है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है। पहला है विकल्प उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है, दूसरा महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, तीसरा उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता, और चौथा उपरोक्त सभी। तो उत्तर क्या होगा, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम पैसे दिए जाते हैं, इसका कारण है उनमें कौशल एवं शिक्षा की कमी होती है। यह विकल्प सही है क्योंकि कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल जाती हैं। महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, यह भी सही है, और उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान नहीं होता क्योंकि अधिकांश महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती। यानी यहाँ पर उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 है, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र कौन सा है। पहला है विकल्प विनिर्माण, दूसरा विकल्प सूचना तकनीकी, तीसरा विकल्प बायोटेक्नोलॉजी, चौथा है कृषि। इसका उत्तर क्या होगा, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषण क्षेत्र कौन सा होता है, कृषि होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, तोप का, बारूद का, गिलोटिन का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने गिलोटिन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। पहला है विकल्प समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार थे इन्हें ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहकर पुकारा था। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान कौन सा है। चौथा है
पहला है, तीसरा है या दूसरा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का स्थान यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन का पहला स्थान है। और आपको बताना है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में किस स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर या 6ठे स्थान पर? इन दोनों विकल्पों में से ही एक विकल्प सही है और वो ये है 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7 बड़े देशों में आता है, यानी 7वें स्थान पर आता है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? वह कौन सा अकाल था, यानी किस देश में ऐसा अकाल पड़ा जो कि विश्व के इतिहास में दर्ज हो गया? सबसे पहला यानी सबसे खतरनाक अकाल, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन और चौथा है जिम्बाब्वे। तो चीन में विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल पड़ा था। किस देश में? चीन में पड़ा था। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, आजादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट मुगाबे आजादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक बना हुआ था। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटिश सम्राट द्वारा? तो भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आप सभी जानते हैं, संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 18 है वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? पहला विकल्प, यह विधायिका अथवा कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन है। दूसरा, न्यायाधीश सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता। तीसरा, न्यायाधीश सत्ताधारी दल की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। या चौथा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ होता है यह विधायिका अथवा कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन है। दूसरा, न्यायाधीश सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता। और चौथा, न्यायाधीश सत्ताधारी दल की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 19 है, बेरोजगारी के रूप, शहरी क्षेत्र में शिक्षित एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी एवं शिक्षित बेरोजगारी, या शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी? यहाँ पर यही विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है, निर्धनों से भी निर्धन कौन है? क्या बूढ़े लोग, औरतें, बच्चियां या उपयुक्त सभी? तो निर्धनों से भी निर्धन कौन होता है? बच्चियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे। अगला प्रश्न संख्या आप देखोगे खंडबाग के अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें आप 80 शब्दों में उत्तर दीजिएगा, क्योंकि लिखा है जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना और इन प्रश्नों का आंसर आप लोग तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप देखोगे पहला प्रश्न है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। अथवा में प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। और दूसरे के बाद यहां पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 2 है, यानी एक अथवा के बाद, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी? क्यों? आपको उत्तर देना है इस प्रश्न का, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों।
अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, बोल्शेविक और मेंशेविक दल के मध्य क्या बुनियादी अंतर था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अथवा में प्रश्न है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, भारत में अंतरजातीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड टाइप के होंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। अथवा बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। प्रश्न संख्या 6, मसाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छिन गए, कारण बताइए। और अथवा में प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और इस तरह के प्रश्न आपको मैं बता दूं, यानी जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न है, अथवा में संसद तथा इसके दोनों सदनों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक प्रश्नों के बाद मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है नौका के अंतर्गत आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या यहां पर 9 होगा। नौका के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में यहां पर चिन्ह भी बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। वह स्थान जहां पुर्तगाल की राजधानी स्थित है, 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहां नॉर्वे की राजधानी है, 1 नंबर का प्रश्न है। आपको ये सब चीजें विश्व के मानचित्र में दर्शाना है। वह स्थान जहां अल्बानिया की राजधानी है, यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहां यूक्रेन की राजधानी है, 1 नंबर का प्रश्न है। और वह स्थान जहां सीरिया की राजधानी है, यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर आप देखोगे 9 खा के अंतर्गत निर्देश दिया गया है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। वह स्थान जहां कोल्लरू झील स्थित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह 1 नंबर का प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। वह स्थान जहां बेतवा नदी स्थित है, यह भी 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहां गांधी सागर स्थित है, ये प्रश्न भी 1 नंबर का है। और वह स्थान जहां गिर श्रेणी स्थित है, 1 नंबर का प्रश्न। वह स्थान जहां कोसी नदी स्थित है, यह भी 1 नंबर का प्रश्न। इसके बाद फिर दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के रूप में विकल्प के रूप में प्रश्न आएंगे। इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 10 नंबर के प्रश्न देखेंगे मानचित्र से संबंधित। आप लोग ध्यान देंगे, मानचित्र यहां पर होगा, मानचित्र से संबंधित। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।